बच्चों, आज हम लोग 12th क्लास के फिजिक्स में बोर्ड परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के बहुविकल्पी जो प्रश्न होते हैं उनका आज हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। हम चाहते ये हैं कि ये वीडियो देखने से पहले जो क्वेश्चन, ये जो 6 क्वेश्चन लिखे गए हैं, इन क्वेश्चनों को पहले आप स्वयं सॉल्व करके देख लें, उसके बाद फिर आगे इसका सॉल्यूशन देखें। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन दे रखा है विद्युत फ्लक्स का मात्रक, विद्युत फ्लक्स का मात्रक अगर पहचानना है तो अगर हमको ये सारे जो विकल्प दे रखे हैं इनको अगर ध्यान से देखें तो भी आपको आंसर मिल जाएगा, वरना इसको जो फार्मूला होता है उसकी मदद से भी हम निकालना आपको बताएंगे। तो इसे वेबर, ये आपको पता होना चाहिए वेबर किसका मात्रक होता है, चुंबकीय फ्लक्स का। विद्युत फ्लक्स का मात्रक नहीं होता है। दूसरा विद्युत फ्लक्स का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। और न्यूटन प्रति कूलम ये भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। तो दो जो मात्रक है वोल्ट प्रति मीटर और न्यूटन प्रति कूलम, ये दोनों जो मात्रक होते हैं ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होते हैं। तो और ये होता है चुंबकीय फ्लक्स का। तो ये कौन सा बचा, वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर ये आंसर इसका सही हो जाएगा। एक तरीका तो ये है विद्युत फ्लक्स का मात्रक पहचानने का। दूसरा तरीका ये कि अगर फार्मूला को याद है आपको कि विद्युत फ्लक्स का जो मात्रक होता है फाई ई बराबर होता है P इंटू ए कॉस थीटा, ये होता है। कॉस थीटा कोई मात्रक होता नहीं है। अगर E का मात्रक अगर हम वोल्ट प्रति मीटर रखते हैं तो वोल्ट प्रति मीटर इंटू मीटर स्क्वायर एरिया का इसका कोई मात्रक होता नहीं, तो इससे कट कर क्या बन जाएगा, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर इसका मात्रक हो गया। अगर हम ये वाला मात्रक रखते हैं ई की जगह तो इसका मात्रक फिर दूसरा हो जाएगा। इसका मात्रक क्या बनेगा फिर, न्यूटन प्रति कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। तो इसका मात्रक न्यूटन मीटर कह ले सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ये भी मात्रक होता है। तो अगर कहीं ऑप्शन में न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम दिया होता तो भी हम विद्युत फ्लक्स का मात्रक लिखते, लेकिन इसमें जो ऑप्शन के हिसाब से कौन सा आंसर सही होना चाहिए, वोल्ट मीटर, यानी वोल्ट इंटू मीटर। वोल्ट मीटर उपकरण का नाम नहीं लिखा है, वोल्ट इंटू मीटर लिखा है, वो वोल्ट मीटर इसका आंसर सही हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, लिखा है इसमें 24 ओम प्रतिरोध वाले तार को एक समबाहु त्रिभुज के रूप में मोड़ा गया है। किन्हीं दो शीर्षों के बीच प्रभावी प्रतिरोध निम्नलिखित होता है। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि एक लंबा सा तार है जिसका प्रतिरोध है 24 ओम और उसको त्रिभुज के रूप में मोड़ा गया है। यानी एक समबाहु त्रिभुज के रूप में इस तार को, सीधा तार था पर उसको कैसे मोड़ दिया गया है, समबाहु त्रिभुज के रूप में इसको इस तरीके से मोड़ दिया। कह रहा है किन्हीं दो शीर्षों के बीच, यानी ए और बी दो शीर्ष हैं, इनके बीच कह रहा है कितना प्रतिरोध होगा। तो टोटल लंबा जो तार था वो कितना था, 24। तो उसके 3 बराबर भाग कर लो भाई, समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है तो प्रतिरोध भी 3 बराबर भाग को बढ़ जाएगा। तो कितना बचेगा, 8 में 3 भाग करेंगे तो कितना आएगा, 8 8 और 8 ओम के 3 प्रतिरोध हो गए। अब इसको देखो जरा, ए और बी के बीच अगर निकालना है तो ये 8 ओम और इधर वाला ये 8 ओम, ये दोनों किस क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में, और ये हो जाएगा समांतर क्रम में। तो 8 8 16, ये तो सीरीज वाला हो गया, और ये समांतर क्रम में जोड़ना है तो 16 और 8 ये दोनों कौन से क्रम में होंगे, समांतर क्रम में। और समांतर क्रम का जो सोल्यूशन होता है उसको कैसे लिखते हैं हम लोग, 1/R1 प्लस 1/R2 करके जोड़ते हैं ना फार्मूला। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं R1 R2/R1 प्लस R2, तो कितना हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं, सॉल्व करेंगे इसको तो यह आ जाएगा 16/3 आ जाएगा ना। 8 है 24 और 8 का 24 कट जाएगा तो 16/3। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 16/3 इसका आंसर सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको सॉल्व करके देख सकते हैं कि कंफर्म है कि 16/3 आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो दे रखा है, एक प्रत्यावर्ती परिपथ में, यानी एलसीआर परिपथ, प्रत्यावर्ती परिपथ मतलब एलसीआर परिपथ की बात कर रहा है इस क्वेश्चन में, क्योंकि इसमें कह रहा है कि आर, एक्सएल और एक्सी ये श्रेणी क्रम में लगे हैं। तो एलसीआर परिपथ भी लिखा होता है कि एलसीआर परिपथ में आर 100 ओम, एक्सएल मतलब
ये धात्वी प्रतिघात होता है ये, और ये होता है प्रेरण, ये होता है प्रेरण प्रतिघात एक्सएल, और एक्सी होता है धात्वी प्रतिघात। ठीक है, इसके मान दे रखे 200 और 200, दोनों एक्सएल और एक्सी दोनों कैसे हैं, इक्वल, और कैसे श्रेणी क्रम में है। तो कह रहा है कि आरोपित वोल्टता था प्रवाहित धारा में कलांतर बताना है। तो कलांतर का सूत्र आपको पता होना चाहिए, तभी इसका सलूशन कर पाएंगे। और नहीं तो एक ट्रिक भी है, अगर एलसीआर परिपथ है और इसमें एक्सएल और एक्सी अगर इक्वल होते हैं तो उनके बीच कलांतर हमेशा 0 आता है, यानी वोल्टेज और धारा हमेशा समान कला में होते हैं। तो इसका फार्मूले से भी निकाल सकते हैं, फार्मूला पता है, कलांतर से लिखते हैं फाई से, और इसका फार्मूला होता है tan इनवर्स एक्सएल माइनस एक्सी बटे आर। तो जब ये 200 होगा, ये भी 200 होगा बटे 100, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0। tan इनवर्स 0 होगा तो tan इनवर्स का मान भी 0, tan इनवर्स 0 तो उसका वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो इसका आंसर कौन सही हो जाएगा, तो इसका मतलब है 0 डिग्री जो होगी वो कलांतर होगा, यानी वोल्टेज और धारा कुछ क्रम में होंगे, समान कला में होंगे। ठीक है ना, तो ये आप ध्यान रखना है। और अगला क्वेश्चन दे रखा है, यदि ध्रुवण कोण अल्फा तथा क्रांति कोण बीटा है तो इसमें इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसको कैसे करेंगे, देखो इसको करने का तरीका ये है कि पहले तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि ये जो दे रखा है ध्रुवण कोण क्या होता है। ध्रुवण कोण आपने एक ब्रूस्टर का नियम पढ़ा होगा, तो ब्रूस्टर का नियम क्या कहता है, n बराबर होता है 10 IP, और IP यहां पर सिंबल चेंज करके क्या लिख दिया गया है, अल्फा। IP अल्फा है, ध्रुवण कोण जो पोलराइजिंग एंगल होता है वो अल्फा दे रखा है, 10 इक्वल टू 10 अल्फा। और फिर कह रहा है क्रांतिक कोण जो होता है उसका फार्मूला क्या होता है, n इक्वल टू होता है 1 अपान साइन c होता है, लेकिन c की जगह यहां पर क्या कह रहा है, बीटा है, तो 1 अपान क्या हो जाएगा, साइन बीटा। अब ये भी n बराबर 10 अल्फा है और ये n बराबर 1 अपान साइन बीटा है। जब दोनों को इक्वल करोगे, इक्वल करने का मतलब क्या हो गया, इक्वल करने का मतलब ये हो गया कि n और n दोनों इक्वल हो गए, तो 10 अल्फा इक्वल टू 1 अपान साइन बीटा। जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या हो जाएगा, 10 अल्फा इंटू साइन अल्फा इक्वल टू 1। ये हो सकता है ना, तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, जिसमें लिखा होगा 10 अल्फा इंटू साइन अल्फा, 10 अल्फा इंटू साइन बीटा इक्वल टू 1। ये ऑप्शन देखो कौन सा इसमें दे रखा है, 10 अल्फा इंटू साइन अल्फा, ये सही ऑप्शन हो जाएगा, बाकी सब गलत होंगे इसमें। ठीक है, एक ही वेग से गतिमान निम्नलिखित में से किस कण की ड्रबोगली तरंगदैर्ध्य अधिकतम होती है। अधिकतम ड्रबोगली तरंगदैर्ध्य अधिकतम कैसे पहचानते हैं, और शर्त दे रखा है कि एक ही वेग से गतिमान, वेग भी इसका इक्वल है, यानी दोनों के लिए, तीनों के लिए, जो भी 3-4 जो भी कण दे रखे हैं सबके लिए वेग सेम है। तो ड्रबोगली तरंगदैर्ध्य का फार्मूला पता होना चाहिए, लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, h अपान mv। h जहां प्लांक नियतांक है, लैम्डा है ड्रबोगली तरंगदैर्ध्य, m है उस कण का द्रव्यमान जो गतिमान है, और v है उस कण का वेग। तो वेग सबका सेम, h तो कांस्टेंट होता ही, इसकी वैल्यू भी आपको याद होनी चाहिए, प्लांक नियतांक की 6.6 × 10⁻34 जूल सेकेंड। तो इसका मतलब है कि जो लैम्डा है इस पर निर्भर कर रहा है द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती, जिसका कण का द्रव्यमान कम होगा उसकी ड्रबोगली तरंगदैर्ध्य ज्यादा होगी। अब जरा ये पहचानना है कि द्रव्यमान किसका कम है, ये जो चार जो कण दे रखे हैं उसमें सबसे कम द्रव्यमान किसका है, उसकी तरंगदैर्ध्य ज्यादा होगी। उल्टा पूछता किसकी तरंगदैर्ध्य न्यूनतम होगी, तो न्यूनतम देखते हैं तो तरंग लैम्डा m किसका देखना पड़ता है, ज्यादा, जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा उसकी तरंगदैर्ध्य कम होगी। यहाँ तरंगदैर्ध्य पर अधिक, तो द्रव्यमान क्या होना चाहिए, कम। अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा का, इनमें से जो द्रव्यमान है वो सबसे कम किसका होता है, तो देखो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो सबसे कम होता है, उससे थोड़ा ज्यादा होता है, मतलब थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा होता है उससे प्रोटॉन का, और प्रोटॉन से थोड़ा ज्यादा न्यूट्रॉन का होता है। अगर कंपेयर दोनों करें तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन के द्रव्यमान लगभग सेम होते हैं, लेकिन अगर एक्चुअल में देखा जाए तो न्यूट्रॉन थोड़ा सा भारी होता है प्रोटॉन से, और अल्फा कण तो बहुत भारी होता है, उसमें 2, ये हीलियम का नाभिक होता है, इसमें 2 प्रोटॉन और
2 न्यूट्रॉन होते हैं। ये तो बहुत बड़ा भारी कण हो गया, ये उससे हल्का होगा, ये उससे हल्का होगा और ये सबसे हल्का होगा। जो इसका द्रव्यमान कम होगा उसकी तरंगदैर्घ्य अधिक होगी। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान सबसे कम है, इस कारण से इलेक्ट्रॉन की जो तरंगदैर्घ्य होगी वो सबसे ज्यादा होगी, यानी अधिकतम। ठीक है, इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको हम। उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन है हमारा। ये क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव के प्रयोग में आपतित प्रकाश की आवृत्ति तथा निरोधी विभव, जिसको कट ऑफ पोटेंशियल कहते हैं, संस्तब्ध विभव भी कहा जाता है, V0 के बीच खींचे गए वक्र की ढाल होती है। ढाल मतलब प्रवणता, यानी एक्स एक्सिस का कितना झुकाव कोण है उसका टेंजेंट, वो प्रवणता कहलाती है। तो ग्राफ ध्यान कीजिए कि ग्राफ जो होता है वो कैसे हम लोग प्लॉट करते हैं। जो प्रकाश वैद्युत प्रभाव का समीकरण है वो तो पता होना चाहिए, वो होता है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, यानी अधिकतम जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन है उसकी ऊर्जा किसके बराबर होती है, h न्यू माइनस h न्यू नॉट के बराबर। ठीक है, अब ये इसको अगर हम कन्वर्ट करना चाहें, अगर निरोधी विभव के टर्म पर तो क्या लिखते हैं हम लोग, इसको लिखा जाता है EV0। ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है इतनी, अगर इसका कट ऑफ पोटेंशियल पता है तो इसको लिख सकते हैं h न्यू माइनस h न्यू नॉट। जहां न्यू नॉट क्या होता है, देहली आवृत्ति है, ये आपतित प्रकाश की आवृत्ति, h प्लांक नियतांक है। यहां से जरा न्यू नॉट इक्वल टू निकालो, कितना आ जाएगा, h अपॉन E न्यू माइनस h न्यू नॉट। तो ग्राफ जो हम प्लॉट करते हैं आवृत्ति और कट ऑफ पोटेंशियल यानी V0 के बीच में, जिसको निरोधी विभव कहा जा रहा है, तो ग्राफ कैसा मिलता है ये आपको पता होना चाहिए। तो अगर ग्राफ अगर खींचते हैं तो ग्राफ कुछ इधर तक रखते हैं न्यू, इधर रखते हैं V0। ग्राफ कुछ इस तरीके का प्लॉट होता है, ऐसे तो खींचेंगे, ये यहाँ जो पॉइंट होता है इसको कहते हैं देहली आवृत्ति न्यू नॉट। ये जो एंगल बनता है इसको हम लोग, इसका कहता है रेखा का ढाल। तो रेखा का ढाल कैसे निकालेंगे, जब हम इसका कंपेयर कराएंगे, वेरिएबल कौन है, V और V0 है, न्यू और न्यू नॉट है इसका वेरिएबल। ठीक है ना, तो न्यू और न्यू नॉट के वेरिएबल है तो y बराबर mx से प्लस से तुलना कराओगे तो m की जगह जो वैल्यू आएगी वो उसकी ढाल कहलाएगी। तो m कौन सी वैल्यू है, h अपॉन e, तो इसका ढाल कितनी हो जाएगी, h अपॉन e के बराबर। ठीक है ना, तो ये जो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, h अपॉन e। यहां पर क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो ये चीजें ध्यान रखना। अगर यही ग्राफ अगर पूछता कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा और आवृत्ति के बीच खींचा गया तो बताओ कितनी ढाल होगी। तो अगर गतिज ऊर्जा और आवृत्ति के बीच अगर खींचा गया जाता तो जो ढाल होती है वो सिर्फ h होती है। तो ये दोनों में कंफ्यूजन है, इसको आप ध्यान से रखना है कि अगर V0 और न्यू के बीच ग्राफ अगर खींचा गया है तो ढाल होती है h अपॉन e, और अगर गतिज ऊर्जा और आवृत्ति के बीच खींचा गया है ग्राफ तो इसकी ढाल होती है केवल h। h हम लोग यहां देख सकते हैं, यहां पर कंपेयर कराएंगे तो h केवल इसकी ढाल है, और जबकि न्यू नॉट V0 की बराबर खींचा गया ग्राफ तो h अपॉन e के बराबर है। इस तरीके से हम इसका सोल्यूशन देख सकते हैं। तो आज की जो बहुविकल्पित प्रश्नों की सीरीज थी वो आज खत्म होती है। अगली वाली क्लास में हम लोग फिर नए प्रश्नों के साथ आएंगे, तब तक पढ़ाई करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।